हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री और ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद कंप्यूटर को डिफाइन किया, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा हमने बात करी थी कि जनरल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कुछ कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। टुवर्ड्स द एंड वी स्टार्टेड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमने हार्डवेयर की बात करी थी। हार्डवेयर के अंदर हमने मदरबोर्ड डिस्कस किया, सीपीयू डिस्कस किया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। तो गाइस, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट वॉच लेक्चर नंबर 1। उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, उसका जो लिंक होगा, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। आप वहां जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है वो हमने खत्म किया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, लेक्चर नंबर 1। तो अब हमने शुरू करना है मेमोरी वाला पार्ट। हार्डवेयर का लास्ट पार्ट है मेमोरी एंड स्टोरेज। शुरुआत इससे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से हर साल हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कंफ्यूजिंग भी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी टोटली अवेयर एंड अलर्ट जब हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कुछ चीज़ें, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू। इसके बाद मेमोरी खत्म करने के बाद वी विल मूव ऑन टू सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट में से भी काफ़ी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को। शुरुआत करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस से। 3 तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तीनों को डिस्कस करेंगे, तीनों में क्या क्या फ़र्क है। उसके बाद जाएंगे कि सॉफ्टवेयर चीज़ क्या होती है, उसको डिफाइन करेंगे, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंप्यूटिंग के एक पूरे एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती हैं, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा फ्रेंड्स आज का। आई होप आपको पूरा लेक्चर पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मेमोरी से, लास्ट पार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करता हूं हर बार की तरह, मेमोरी क्या चीज़ है, स्टोरेज क्या चीज़ है। अगर मैं बिल्कुल रूडिमेंट्री फॉर्म में आपको समझाऊं तो स्टोरेज कोई भी वैसी चीज़ है जहां पे आपने कोई चीज़ कुछ देर के लिए रखी है। अब आप चाहे उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रखो, चाहे एकदम रख के एकदम से उठा लो। तो एग्जैक्टली वैसे ही स्टोरेज कंप्यूटिंग में भी ऐसी ही है। कई मेमोरीज ऐसी होती हैं जो एक काफ़ी लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती हैं, बट कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जब तक आप काम कर रहे हो सिर्फ तब तक मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे ही आपका काम खत्म होता है तो डेटा वहां से उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मेमोरी होती कितनी तरह की है, राइट। नंबर 1, सबसे पहली तरह की मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, राइट। नंबर 2, दूसरी तरह की मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे तीसरी टाइप मेंशन नहीं है, बट मैं आपके लिए यहाँ मेंशन कर रहा हूं। थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी इज कैशे मेमोरी बोलते हैं इसको, CACHE, कैशे मेमोरी, राइट। तो कैशे मेमोरी पे जाने से पहले आई वुड वांट कि मैं आपको सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पे फोकस करके प्राइमरी मेमोरी अच्छे से समझाऊं, बिकॉज 90% कंफ्यूजन जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, 90% कंफ्यूजन प्राइमरी मेमोरी में से ही सबको रहती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह की मेमोरी मैंने बोली थी, तीसरी टाइप है कैशे मेमोरी, राइट। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में एक फंडामेंटल फर्क है। दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये आपके कंप्यूटर के लिए होती है, राइट। इट इज प्राइमरी, इट इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर योर कंप्यूटर। जबकि अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये आपके और मेरे लिए है, मतलब ये एंड यूजर के लिए होती है, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी इज फॉर द कंप्यूटर एंड सेकेंडरी मेमोरी इज फॉर द एंड यूजर, जो कि आप और मैं हो सकते हैं, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी में जो कि कंप्यूटर के लिए एक मेमोरी है, उसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज रैम, नंबर 2 इज रोम। अब ये तो बहुत इजी सवाल होगा मेरे लिए आपको पूछना कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता तो रैम की फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहीं पे अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दूसरी टाइप होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो 2 तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। दोनों के अंदर बहुत ही एक फंडामेंटल फर्क है जो कि बहुत समझना आसान है, राइट। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको बहुत ही ईजी वे में इस चीज को रिमेंबर करवा पाऊं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, या इसको डिस्कस करने से पहले आपके लिए आसान हो जाए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोम को, राइट। सबसे पहले रोम की बात करते हैं। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, जैसे ही आपका कंप्यूटर आपके पावर प्लग से कनेक्टेड है, राइट,
अब पावर प्लग आपने जैसे ही ऑन किया, स्विच ऑन जैसे ही आपने किया, तो आपका सीपीयू एकदम से ऑन हो जाता है, पावर उसके अंदर आ जाती है, राइट। बट पावर आने से ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वो चल जाता है, कहीं ना कहीं पे कोई तो ऐसा डेटा होगा जो कंप्यूटर को बताएगा कि किस तरह से ऑन होना है, किस तरह से पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो चलना शुरू होगा। कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन तो कहीं पे मेंशन होनी चाहिए ना, करेक्ट। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ मेंशन होती है? रोम के अंदर, राइट। तो कंप्यूटर को ऑन कैसे होना है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे मेंशन होती है? रोम के अंदर। आपने ध्यान से सुननी है मेरी एक एक चीज, क्योंकि ये बहुत इजी वे में आपको हमेशा के लिए रिमेंबर करवा देगी। रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनसे कंप्यूटर ऑन हो जाता है, राइट। इन इंस्ट्रक्शंस को क्या बोल देते हैं? इनको इंस्ट्रक्शंस को बूटिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को बूट स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं, या इस पूरे इंस्ट्रक्शंस को एक सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं कि बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो आपका रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। बायोस, बायोस मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैसे कंप्यूटर ने ऑन होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन बायोस होती है और दिस इज स्टोर्ड इन रोम। तो अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, राइट। अगर मेरे को एक ऐसी मेमोरी चाहिए जिसके अंदर मैं कंप्यूटर को ऑन कैसे होना है ये इंफॉर्मेशन स्टोर करूं, तो अब क्या मैं वो मेमोरी टेम्पररी मेमोरी बनाऊंगा या मैं उसको एक परमानेंट मेमोरी बनाऊंगा? क्या आप ये चाहते हो कि जितनी बार मैं आपका कंप्यूटर ऑफ कर दूं उतनी बार ये इंस्ट्रक्शन गायब हो जाए? अगर बायोस की इंस्ट्रक्शन गायब हो जाएगी तो आपका कंप्यूटर ऑन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट। सिंपल कहानी ये है कि बायोस जो इंस्ट्रक्शन है वो अगर रोम से उड़ जाती है तो आपका डेटा जो है उड़ जाता है, तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि रोम को परमानेंट मेमोरी बनाया गया। एंड परमानेंट मेमोरी को आप और क्या बोल सकते हो? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मतलब अगर आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, अच्छे से काम चल रहा है, बारिश हो गई और एकदम से लाइट चली गई, तो उस टाइम पे आपका जो डेटा रोम में था अगर दोबारा आपने ऑन करना है तो ऐसा नहीं होगा कि डेटा उड़ जाएगा, डेटा हमेशा के लिए रोम के अंदर रहेगा, राइट। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर लोडेड रखते हैं। ये प्री लोडेड आता है आपके सप्लायर से, जिस कंपनी ने आपका कंप्यूटर बनाया है वही कंपनी आपको ये सॉफ्टवेयर लोड करके देती है और ये डेटा हमेशा के लिए परमानेंट रहता है, कभी नहीं उड़ता, राइट। बिल्कुल बेसिक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्या रहेगा? कंप्यूटर को ऑन करने का तरीका, उसको ऑन करने की इंस्ट्रक्शंस, बूट स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हो, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हो, बायोस भी बोल सकते हो, राइट। अब आते हैं रैम की तरफ। अब एक बार कंप्यूटर आपका ऑन हो गया, राइट। कंप्यूटर को ऑन करने का काम किसका था? रोम का। इसने कंप्यूटर को ऑन स्टेट में लेकर आ गए। अब ऑन स्टेट लेकर आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है? कुछ एप्लीकेशन को चलाना है, राइट। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सेल फाइल बनानी है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, या आपने क्रोम पे कुछ सर्च करना है। तो उस टाइम पे जो आप काम कर रहे हो, राइट, जो उस मौके पे आप काम कर रहे हो वो वाला काम कहाँ स्टोर हो रहा है? वो स्पेसिफिक चीजें स्टोर हो रही हैं रैम के अंदर, राइट। अब एक सवाल मैं आपसे दोबारा करता हूं, जब आप बात करते हो कि मैंने कोई बड़ी गेम खेलनी है अपने कंप्यूटर में जिसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको बार बार बोला जाता है कि आपके कंप्यूटर की रैम कम है, रैम को इंक्रीज करो। ये सब चीज़ें क्यों बोली जाती हैं? ऐसा क्यों नहीं कभी बोलते कि आपको रोम इंक्रीज करनी चाहिए? बिकॉज रोम के अंदर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ एक बायोस का सॉफ्टवेयर है, उसको ऑन करके उसका काम खत्म। रैम क्यों आपको अच्छी चाहिए होती है जब भी आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर चलाते हो? क्योंकि रैम इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। जो भी आप काम कर रहे हो वो काम साइड बाय साइड किसकी मदद से चल रहा है? रैम की मदद से, राइट। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन रैम एंड रोम। 90% ऑफ द एंटायर कंफ्यूजन इन मेमोरी इज बिटवीन रैम एंड रोम, राइट। आई होप मैंने इस कंफ्यूजन को किसी हद तक खत्म किया है। रैम क्या होगी? अब ऑब्वियसली उसके अंदर डेटा, जब भी आप डेटा यूज कर रहे होगे तब तक वो डेटा रहेगा, जैसे ही आप अपने क्रोम को क्लोज कर दोगे वो डेटा गायब हो जाएगा। तो इस तरह की मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर ना हो उसको क्या बोलेंगे? ये एक नॉन परमानेंट मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, राइट। यही वर्ड्स हैं, एक वर्ड है वोलाटाइल, एक वर्ड है नॉन वोलाटाइल, राइट। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखते हैं रैम के अंदर फर्दर 3 तरह की जो है रोम हमारे पास आती है। नंबर 1 इज प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आती है ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरी आती है डबल ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो अगर हम अभी रोम की बात कर रहे हैं तो रोम में 3 तरह की रोम है, प्रॉम,
EEPROM और डबल EEPROM, इन तीनों में क्या फ़र्क है, चलिए वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं तीन तरह की रोम के बाद अब बात करते हैं रैम की। रैम दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये तीन चार चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी क्योंकि हमारा इन दोनों का अच्छे से हमें रैम और रोम समझ में आ गया, आई क्विकली वांट टू मूव ऑन टू कैशे मेमोरी, क्योंकि अगर आपको मैं इसके साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैशे मेमोरी क्या चीज़ है। अब देखिए, कंप्यूटर को ऑन होने की इंस्ट्रक्शंस कहाँ मेंशन है, रोम के अंदर। कंप्यूटर जब काम कर रहा है, ऑन हो चुका है, उसके बाद वो रेगुलर अपना कुछ काम कर रहा है, तो उसका डेटा कहाँ मौजूद है, रैम के अंदर। अब ये फिर कैशे का क्या काम है, अगर सब कुछ काम हमारा चल रहा है तो कैशे का क्या काम है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ना बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर हम चलाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ी गेम चला ली, या फॉर सम माइक्रो सेकेंड्स कंप्यूटर को ये रैम भी कम लगती है। मतलब क्योंकि रैम जो है, अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से बताऊं तो कैशे मेमोरी इज द क्लोजेस्ट मेमोरी टू द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का CPU है उससे बिल्कुल क्लोजेस्ट मेमोरी होती है कैशे। उसके बाद रैम आती है, उसके बाद रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सबसे दूर है, राइट, सबसे पास कैशे मेमोरी है, उसके बाद रैम। तो इनिशियल कुछ टाइम के लिए जब हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर लोड कर देते हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर में, तो रैम के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत दबाव आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या करता है, फटाफट से कंप्यूटर एक छोटी सी मेमोरी, जो कि बहुत छोटी सी मेमोरी होती है बट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है, क्यों, क्योंकि इसके बिल्कुल पास लोकेटेड होती है, इसका हेल्प लेती है। इसकी एक तरह से हेल्प लेकर ही थोड़ी देर बाद जैसे ही वो जो भी सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो जाता है, इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स इट्स ऑपरेशन टू रैम। बट जो इनिशियली माइक्रो सेकेंड्स की प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम में वो कैशे मेमोरी की हेल्प ले लेती है। तो दैट इज बेसिकली कैशे मेमोरी, राइट। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद देखा है आया हुआ एग्जाम के अंदर कि जो क्लोजेस्ट मेमोरी लोकेटेड टू CPU इज विच मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे के अगर चार ऑप्शन मैं आपको दे दूं तो आपका आंसर क्या होगा, कैशे मेमोरी, बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी। सबसे ज़्यादा महंगी मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। इसकी जो मतलब इसका जो स्टोरेज डेटा होता है, डेटा की स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, वो सिर्फ 8 KB होती है, राइट। 8 KB का डेटा ही स्टोर कर सकती है, बट बहुत क्लोज होती है और ऐसी सिचुएशन में काम आती है जहाँ पे रैम के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, राइट। तो ये तीनों चीज़ें अभी हमें क्लियर होगी कि मेमोरी के जो प्राइमरी पार्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आती है, रोम आती है, तीसरी एक अलग कैशे मेमोरी होती है। जब कैशे मेमोरी के ऊपर या रैम के ऊपर दबाव आ रहा होता है तो इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर जो है कैशे मेमोरी की हेल्प ले लेता है। अब ये तो हो गया, प्राइमरी पार्ट भी हो गया हमारा और कैशे मेमोरी भी हो गया। अब तीसरी चीज़ चलते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी शुरुआत में हमने बात करी थी कि सेकेंडरी मेमोरी इज फॉर द एंड यूजर, फॉर यू एंड फॉर मी, राइट। अब देखिए, ये तो दोनों थी, ये कंप्यूटर के लिए काम कर रही थी। अगर मैं बोलूं आपको, मैं एक क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि इफ देयर इज नो प्राइमरी मेमोरी इन माय CPU, विल माय कंप्यूटर वर्क और नॉट? द आंसर फॉर दिस इज नो। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे पूछता हूं कि इफ माई CPU डज नॉट हैव सेकेंडरी मेमोरी, विल माई कंप्यूटर वर्क और नॉट? क्या मेरा कंप्यूटर काम करेगा अगर मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी उसके अंदर नहीं है? आंसर इज यस, बिल्कुल काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है उसको चलाने का काम सेकेंडरी मेमोरी का नहीं है, उसको चलाने का काम प्राइमरी मेमोरी का है। ये कंप्यूटर के लिए मेमोरी स्टोरेज है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक हैं, रैम और रोम, तब तक कंप्यूटर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा स्टोर्ड है हमारा रैम के अंदर, रोम के अंदर। अब एक चीज़ और, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत वैलिड पॉइंट याद आ गया। अब मैं आपसे एक सिनेरियो पूछता हूँ, राइट। आप किसी एक्सेल शीट के ऊपर काम कर रहे हैं या आप किसी वर्ड के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई PPT बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। ध्यान से सिनेरियो को सुनिएगा। अचानक से काम करते करते बीच में लाइट चली जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो अब जब आप काम कर रहे थे, आपने डेटा को कहीं सेव नहीं किया था, आप अभी सिर्फ लिख ही रहे थे और एकदम से लाइट चली गई, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर के साथ UPS भी अटैच नहीं था, तो आपको कहीं से भी मतलब एक्स्ट्रा पावर नहीं मिली, एकदम से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है आपका। आपके साथ डेफिनेटली बहुत बार हुआ होगा ये, राइट। तो अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो क्या आपका जो कंप्यूटर है, जब मैं उसको दोबारा से ऑन करूँगा, जब लाइट आ जाएगी, तो क्या वो डेटा वैसे का वैसे ही पड़ा होगा या वो डेटा उड़ जाएगा?
व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से अगर काम करते करते बिना सेव करे बीच में कंप्यूटर की लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर बंद हो गया, तो डेटा दोबारा ऑन करने पे रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, राइट? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब तक वो डेटा पे ऊपर काम चल रहा था, जब तक आप उस डेटा के ऊपर काम कर रहे थे, आप कंप्यूटर की रैम को यूज कर रहे थे, राइट? बट क्योंकि आपने रैम को, जो डेटा आप यूज कर रहे थे, उसको सेकेंडरी डेटा में या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था कि आप रैम में जो काम चल रहा है उसको सेकेंडरी डेटा में सेव कर दो, वो टाइम था ही नहीं, वो आपको टाइम मिला ही नहीं, आप कभी सेव ही नहीं कर पाए, तो होगा क्या, वो डेटा कभी सेव नहीं हो पाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, वो रैम में रहेगा। और रैम मैंने आपको बताया था वोलाटाइल मेमोरी होती है, जब तक उसके ऊपर काम करोगे तब तक काम बचेगा, जैसे ही उसको बंद करोगे वो बंद हो जाएगा और मेमोरी जो है खाली हो जाएगी, राइट? तो क्या होगा, जब तक सेकेंडरी मेमोरी में आप कोई भी चीज़ बनाते हो, सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है कि इसको सेव कर लो, कहीं उड़ ना जाए। तो वो क्यों बोला जाता है कि फटाफट से अपने रैम वाले डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर लो ताकि डेटा उड़ ना जाए। अब ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, बट आई एम वेरी श्योर काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी। एंड बहुत बार एग्जामिनर्स ने ऐसे सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम्स में, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, राइट? तो इसलिए मैंने वो पॉइंट टच किया था। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट इज़ फॉर द यूज़र। अब इस मेमोरी के अंदर मैं जो भर्जी डाल सकता हूँ वो मेरी मर्जी है। मुझे गाने डालने हैं, मुझे मूवीज़ डालनी है, मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्स डालनी है, मुझे अपने पिक्चर्स डालने हैं, मुझे गेम स्टोर करनी है, whatever is available you can store into your secondary memory, but वही काम आप रैम के साथ नहीं कर सकते, वही काम आप रोम के साथ नहीं कर सकते। सिर्फ एक इतना बेसिक फंडामेंटल फर्क है, राइट? अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है काफ़ी तरह की आती है, जैसे कि मैग्नेटिक मेमोरी भी हो सकती है, ऑप्टिकल मेमोरी भी हो सकती है, और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आजकल फ्लैश मेमोरी का दौर चल रहा है, तो इसके अंदर एक फ्लैश मेमोरी भी हो सकती है। तो काफ़ी तरह की जो है सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल है। तो अभी एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। मेमोरी हमने बात करी थी कि मेमोरी 3 तरह की है टोटल: कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी इज द क्लोजेस्ट मेमोरी, 8 KB का डेटा स्टोर कर सकती है। जब भी कंप्यूटर के ऊपर दबाव आता है तो रैम की हेल्प करने के लिए कैशे मेमोरी को यूज़ किया जाता है। इट इज़ जस्ट फॉर सपोर्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम। रैम और रोम के अंदर हमें क्लियर फर्क समझ में आ गया। रोम के अंदर बायोस स्टोर्ड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, और रोम के अंदर बूटिंग इंस्ट्रक्शंस स्टोर की जाती हैं। रैम के अंदर वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है, जब तक आप कोई काम कर रहे होगे वो रैम के अंदर स्टोर होगा, राइट? अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। हमने बात करी कि इंसान के लिए, यूज़र के लिए होती है, कंप्यूटर के लिए नहीं। कंप्यूटर ऑन कब तक रहेगा या कंप्यूटर के अंदर डेटा कब तक स्टोर रहेगा? जब तक सेकेंडरी मेमोरी में आप सेव करोगे। अगर आपने सेव नहीं किया तो रैम से डेटा अपने आप उड़ जाएगा, क्योंकि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को और ये सब जो इनकी टाइप्स हैं, हम इनको अगले आने वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैशे मेमोरी की। हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस करी थी। व्हाट इज कैशे मेमोरी? पॉइंट नंबर 1, इट इज़ द मेमोरी लोकेटेड नियरेस्ट टू द CPU। हमने अभी बात करी थी कि कंप्यूटर के CPU के बिल्कुल नियरेस्ट जो है वो कैशे मेमोरी होती है। मेमोरी इज टू लो, सिर्फ 8 KB की मेमोरी होती है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वोलेटाइल एंड यूज टू कॉम्प्लीमेंट रैम। हमने अभी बात करी थी कि जब भी रैम के ऊपर दबाव आ जाता है तो कैशे मेमोरी की मदद ली जाती है, राइट? तो इट इज यूज टू कॉम्प्लीमेंट रैम, राइट? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, कैशे मेमोरी। अब चलते हैं अगली टाइप पे, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। वोलेटाइल मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी मैंने आपको बताई थी कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज योर वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज रोम। वोलेटाइल का मतलब डेटा जितनी देर काम चलेगा उतनी देर डेटा रहेगा, डेटा उड़ जाएगा उसके बाद, राइट? नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट मेमोरी है, डेटा कभी नहीं उड़ेगा, कुछ भी कर लो, राइट? अब दूसरी चीज, इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को कुछ भी काम करना है तो प्राइमरी मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरीज, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज़ है। ये भी हमने डिस्कस किया था। क्यों तेज़ है? क्योंकि ये CPU से ज़्यादा नज़दीक लोकेटेड है, राइट? अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू प्राइमरी मेमोरी हमने कवर कर लिए हैं। अब ये देखते हैं कि कितने तरह की होती है ये प्राइमरी मेमोरी। 2 तरह की बात करी थी हमने, पहला रैम, दूसरा रोम। रैम क्या होती है? इट इज नॉन परमानेंट मेमोरी, मतलब ये है वोलाटाइल मेमोरी। नीड टू सेव वर्क ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। जब तक सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आप डेटा अपना सेव नहीं करोगे तब तक डेटा जो है वो उड़ जाएगा उसके बाद, क्योंकि इसका काम ही इतना है कि जितनी देर काम चलेगा उतनी देर डेटा को सेव करना है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है रैम, ये 2 तरह की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक।
राइट। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक मेमोरी की। स्टैटिक है, आप नाम से याद रखिएगा इसको कि स्टैटिक मेमोरी इज ऑन चिप मेमोरी। स्टैटिक है, वहीं पे लगी हुई है, ऑन चिप मेमोरी है स्टैटिक, जिसका एक्सेस टाइम काफ़ी स्मॉल होता है, मतलब उससे डेटा लेना या उसको डेटा देना, उसका वक्त जो लगता है बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? ऑब्वियसली क्योंकि स्टैटिक है, वहीं लगी हुई है, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो पास लगी हुई हैं, वहीं लगी हुई हैं, स्टेशनरी हैं, इसलिए वो फास्टर भी हैं ऑब्वियसली, राइट। डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, इसको बार बार अपने आप को रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये वहीं पे लगी हुई है, जहाँ पे हमारी मेमोरी है वहीं पे स्टेशन होती है, बिल्कुल ही स्टैटिक मेमोरी होती है ये। उसके बाद अब अगला देखते हैं डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी इससे बिल्कुल उल्टी है। ये ऑन चिप मेमोरी थी, तो डायनेमिक मेमोरी एक ऑफ चिप मेमोरी है। अब ये ऑफ चिप मेमोरी है, दूर लगी हुई है, मतलब चिप के अलावा कहीं लगी हुई है, तो इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये जो है स्लो है, इट इज़ अ बिट स्लोअर दैन स्टैटिक रैम। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, क्यों? क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, राइट। एंड इसको बार बार रिफ्रेश करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये दूर लगी हुई है। सिंपल रीजंस हैं, इसको याद करने का सिर्फ एक यही तरीका है। इसको इतनी डिटेल में हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई भी एक पॉइंट डाल के आपसे कल को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम एक एक नंबर को ध्यान में रखते हुए अपना कंप्यूटर वाला नॉलेज कवर करेंगे, राइट। अगला हमने बात करी थी रोम की। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर बूटस्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मेंशन होती हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे होना है। व्हाट इट हैज़ इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर। परमानेंटली इनबिल्ट मेमोरी, इनबिल्ट है, परमानेंट मेमोरी है, जितनी मर्जी बार इसको बंद ऑफ कर लो कंप्यूटर को, एकदम से डेटा कभी नहीं उड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए बचेगा, राइट। अगर ये उड़ गया तो आपका कंप्यूटर कभी ऑन ही नहीं हो सकता, राइट। अब फर्दर ये 3 तरह की होती है। प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम, इरेजेबल प्रॉम, इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल देते हैं। फिर आती है डबल ई प्रॉम, जिसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम बोल देते हैं, राइट। अब तीनों में फर्क क्या है? प्रॉम इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे पहले जो दुनिया में रोम आई थी वो प्रॉम थी। प्रॉम जो होती है, इट इज सप्लाइड बाय द सप्लायर, एम्प्टी सप्लाइड बाय द सप्लायर एंड कैन बी फिल्ड बाय यूजर। मतलब दोनों तरह से आती है, एक तो कंपनी आपको खुद डेटा भर के दे सकती है, उसके अंदर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस खुद डाल के दे सकती है, या आप खुद भी डाल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है? एक बार डेटा डल गया तो कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता। प्रॉम में से कभी भी डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी प्रॉम की, राइट। इस दिक्कत की वजह से आगे अगली इन्वेंशन करी गई और इरेजेबल प्रॉम आई। इरेजेबल प्रॉम के अंदर ये एक फीचर आ गया कि आप डेटा को इरेज कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है? इट अलाउज द यूजर टू डिलीट डेटा एंड रीराइट, राइट। डेटा को खाली करके पूरी की पूरी स्टोरेज को दोबारा से भरा जा सकता है यूजर के द्वारा, बट इट कैन बी डिलीटेड ओनली यूजिंग यूवी रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉम जो है वो तो चलो ठीक है, उसके अंदर तो ऑप्शन ही नहीं थी कि आप डेटा डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं थी। बट ई प्रॉम के अंदर ये ऑप्शन आ गई कि डेटा चाहो तो डिलीट कर सकते हो, बट डिलीट करने का तरीका क्या था? यूवी रेडिएशन के अंदर चिप को रखना पड़ता था और इट यूज्ड टू टेक 6 to 7 आवर्स के धूप पड़ती रहे चिप के ऊपर और 6 से 7 घंटे में यूवी रेडिएशन पड़ती रहे, उसके बाद जाके डेटा 6 से 7 घंटे में इरेज होता था। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटिंग के ऊपर काम करना होता है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स, आप चाहते हो कि हर बार जब मैं कंप्यूटर को ऑन करूं तो वो एक डिफरेंट वे में काम करे, तो ऐसे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनको ऐसी रोम की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो उनके लिए बहुत मतलब इनएफिशिएंट चीज़ थी कि 6 घंटे हमें धूप में रखना पड़ रहा है चिप को, इसलिए एक ऐसी चिप बनाई गई जो कि इलेक्ट्रिकली इरेज करी जा सके, यूवी वाला पंगा ही ना हो। इसलिए ई प्रॉम के बाद आई डबल ई प्रॉम, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपके सामने वर्ड ही आपको बता रहा है एक ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम है, राइट। बट इलेक्ट्रिकली इरेजेबल तो है, ठीक है, ये मैं समझ गया, बट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल? बेसिकली क्या करते थे, चिप के साथ एक हाई वोल्टेज चिप लगा देते थे एंड हाई वोल्टेज चिप जैसी उससे लगती थी विद इन मिली सेकेंड सारा का सारा डेटा जो है उड़ जाता था, राइट। तो इसलिए दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट बट द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ रोम, राइट। डबल ई प्रॉम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट आइडियल है, वैसे तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है बट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। इसके लिए आप डेटा इसके अंदर इरेज कर सकते हो बाय सिंपली अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज चिप टू द रोम, और डेटा एकदम से गायब, उसको जिस तरह से आप रीराइट करना चाहो आप कर सकते हो। तो गाइज विद दिस हमने जो है प्राइमरी मेमोरी अब अच्छे से कर ली है, हमें टाइप समझ में आ गई, हमें कैशे मेमोरी समझ में आ गई है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ है। चलिए,
सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी होती है जिसे हमने पहले भी बात करी थी, जो आपके और मेरे लिए है, यूज़र के लिए, हम कुछ भी उसमें चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी कैन बी मैग्नेटिक, कैन बी ऑप्टिकल, कैन बी फ्लैश मेमोरी, ठीक है, किसी भी तरह की मेमोरी हो सकती है। मैं अभी आगे आपको टाइप समझाऊंगा किस तरह की टाइप्स होती हैं। इसके अलावा इसको बैकअप मेमोरी भी बोल दिया जाता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल लेके याद करते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आपके कंप्यूटर में आपकी मूवीज़ पड़ी थी, एकदम से लाइट गई, कंप्यूटर बंद हो गया। जब दोबारा आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो आपके कंप्यूटर के अंदर वो मूवीज़ थी या नहीं थी, है ना, हमेशा रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि ये जो मेमोरी होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। जितनी मर्जी बार आप कंप्यूटर को ऑन करो, बीच में ऑफ कर दो, कुछ भी करो, ये डेटा जो है जब तक आपकी स्टोरेज करप्ट नहीं हो जाती तब तक ये जो डेटा है परमानेंटली स्टोर्ड रहता है इसमें, राइट। तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड एंड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ, राइट। अब काफ़ी तरह की होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, चलिए वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दो तरह की मेमोरीज होती हैं सेकेंडरी मेमोरी। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट एक्सेस। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं। अभी आगे चल के जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दो तरह की सेकेंडरी मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। जब सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करते हैं तो हम एक कैसेट का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है आप सबको दिख रहा होगा, कैसेट। आप सबने अपने ज़माने में या अपने किसी भी लाइफ में एक बार कभी ना कभी कैसेट ज़रूर देखी होगी, है ना। कैसेट का फंक्शनिंग का सिस्टम क्या था? कैसेट का फंक्शनिंग का सिस्टम ये था कि अगर मैं एक कैसेट के अंदर 8 गाने डाल देता हूँ तो क्या होगा, 1 से लेके 8 गाने जो हैं एक कैसेट के अंदर लोड कर दिए हैं, लोड या बाहर से करवा के लाए हो, वॉटएवर, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आप कैसेट लगाते हो अपने टेप रिकॉर्डर में चलाते हो उसको, तो सबसे पहले पहला गाना चलता है, फिर दूसरा गाना चलता है, फिर तीसरा गाना चलता है, फिर चौथा, फिर पाँचवां, छठवां, सातवां एंड आठवां, राइट। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऐसा ही रहता है। आप किसी भी तरह चाहकर या कुछ भी करके ये सीक्वेंस को नहीं बदल सकते, इसलिए इसको एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम भी बोला जाता है, राइट। एक सीक्वेंस के अंदर ही डेटा को पढ़ सकते हो आप। दूसरी चीज़, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने एक कैसेट को टेप रिकॉर्डर में लगाया और आपका मन कर गया कि मुझे सीधा 6वां गाना सुनना है, क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल? आप सीधा कहीं पे क्लिक कर सकते हो कि मुझे 6th गाना सुनना है? नहीं। जब तक आप उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करोगे या पेंसिल डाल के घुमाओगे नहीं, तब तक आप 6th गाने तक नहीं पहुंच पाओगे, राइट। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो कैसेट्स थी, ये क्यों फेल हुई? आज के ज़माने में हम क्यों इनको यूज़ नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक ज़माना था जब हमारे लिए 8 गाने भी इनफ थे, बट आज की डेट में हमें 800 गाने चाहिए। हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। एंड आज की डेट में अगर मैं एक ऐसी कैसेट भी बना दूं सपोज़ जिसके अंदर मैं 800 गाने डाल दूं, राइट, और अब मेरा मन कर जाए कि मुझे 720वां गाना सुनना है, तो अब मैं कैसे सुनूंगा? मतलब 3 दिन पहले मैं उसको फॉरवर्ड पे लगा के रखूं और चौथे दिन मैं गाना सुन पाऊंगा, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम था ये टोटली फेल होता गया, राइट। इसकी वजह से एक नई चीज़ दुनिया में आई जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मीडियम्स। डायरेक्ट एक्सेस मीडियम कैसे होती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। योर पेन ड्राइव, आपकी पेन ड्राइव है, आपकी आज की हार्ड डिस्क है, आपकी CD ड्राइव है, आपकी फ्लॉपी डिस्क, राइट। ये सब क्या हैं? ये सब डायरेक्ट एक्सेस मीडियम हैं। जैसे ही आप अपनी फ्लॉपी को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हो तो एक फोल्डर खुल के आता है कि उसके अंदर क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। आपको सब दिख जाता है कि अच्छा इसके अंदर ये 10 चीज़ें पड़ी हैं, 15 मूवीज़ पड़ी हैं, 6 गाने पड़े हैं। फ्लॉपी के अंदर हालांकि इतना सब मटेरियल नहीं आ सकता, बट अगर मैं एग्जाम्पल लूँ हार्ड डिस्क का तो आपको क्लियरली दिखता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। अब आपको जो भी चीज़ देखनी है आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो, डबल क्लिक करते हो, नो मैटर वो पहले सीक्वेंस पे थी, आखिरी सीक्वेंस पे, डजंट मैटर, राइट। आपको जो देखना है आप डबल क्लिक करते हो और वो चलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज, राइट। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बहुत बार, इसलिए इसको याद करना जरूरी है, राइट। अब चलते हैं आगे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, अगर एग्जांपल्स एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। कुछ मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं वो सब भी डायरेक्ट एक्सेस हैं। फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क होगी, CD-ROM, रीराइटेबल CD, ब्लू-रे, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, व्हाटएवर, ये सब आज की डेट में जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सारी की सारी क्या हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज। चलिए अब चलते हैं आगे। अब मेमोरी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, ये तो हमने समझ लिया कि कितने तरह की मेमोरीज हैं, किसका क्या क्या काम है। मेमोरी एज अ बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्या है उसके ऊपर भी बात करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी बार इन चीज़ों में से क्वेश्चंस पूछ चुके हैं कि यूनिट्स क्या हैं मेमोरीज की, राइट। अब मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करके दिया है कि अगर मैं बात करूँ वैसे तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट, राइट, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेमोरी।
सबसे छोटा यूनिट बिट होती है और 4 बिट्स मिलके एक निबल को फॉर्म करती हैं। 4 बिट्स मिलके एक निबल को फॉर्म करती हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंटली इसको टच कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए, बिट के बाद एक बिट को हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी डिजिट, राइट। जब हम 4 बिट हो जाते हैं हमारे पास तो हम उसको निबल बोल देते हैं। ऐसे ही 8 बिट या 2 निबल जब इकट्ठे हो जाते हैं हम उसको बोल देते हैं बाइट। अब बाइट के बाद सारी की सारी गेम जो है वो चेंज हो जाती है। बाइट तक तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें। बाइट के बाद बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे ही बाइट आया उसके बाद जैसे ही 1000 बाइट हुए तो उसको किलोबाइट बोल देते हैं। अब देखिए किस प्रोपोर्शन में हमारे जो है नंबर्स बढ़ते रहेंगे। अब जब हमारे पास 1000 किलोबाइट हो गए तो उसको मेगाबाइट बोल देते हैं। 1000 मेगाबाइट हो गए तो उसको गीगाबाइट बोल देते हैं। 1000 गीगाबाइट हो गए तो उसको टेराबाइट बोल देते हैं। 1000 टेराबाइट हो गए तो उसके कॉम्बिनेशन को पेटाबाइट बोल देते हैं। वैसे ही आगे पेटाबाइट 1000 हो जाते हैं तो हेक्साबाइट, वैसे अगर हेक्साबाइट 1000 होते हैं तो जीटाबाइट। अब जीटाबाइट के बाद भी यहाँ पे तो ये टेबल जो है ज़ेटाबाइट पे ख़त्म हो जाता है, बट एक्चुअली ज़ेटाबाइट के बाद भी योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट भी आता है। तो आप ये समझिए कि कब हमारी रिक्वायरमेंट जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी जल्दी ही। 1940 में तो कंप्यूटर्स आए हैं, लगभग अभी कितने 70-80 साल हुए हैं, और 70-80 साल में हमने जहाँ पे बिट में बात हमने करनी शुरू करी थी, आज हम ऑलरेडी टीबी तक तो पहुँच चुके हैं, करेक्ट। आप सब अपने कंप्यूटर्स के अंदर अगर आज चाहोगे तो आप चाहोगे मिनिमम 1 TB की हार्ड डिस्क मेरी हो, राइट। तो हम कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, और आपके ज़माने तक आई एम वेरी श्योर हम ये नंबर्स भी, ये चीज़ें भी देखनी शुरू कर देंगे। जियो बाइट क्या होता है, योटाबाइट भी क्या होता है, कि ये बहुत जल्दी ऐसा होगा कि ये सब चीज़ें भी हम यूज़ करनी शुरू करेंगे। अब आपने इस स्लाइड में से डेटा बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट आपने क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना। आपने सबसे पहली चीज़, ये जो एक इसका फॉर्मेशन है, मतलब कम से जो ऊपर बढ़ता जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि KB छोटा है MB से। आपको ये पता होना चाहिए कि MB से बड़ा GB है, GB के बाद TB आया। ये इसमें से मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अरेंज। मैं आपको ये एक क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। KB, TB, और मैं पूछ लेता हूँ आपसे ZB, एंड मैं पूछ लेता हूँ आपसे BB, राइट। अब यहाँ पे तो मैंने आपके ईज के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दिया, राइट। बट अगर आपको एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है तो इसको इधर उधर करके अगर यहाँ पे ऐसे दे दे और आपको बोले कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो क्या आप लिख पाओगे कि नहीं? वो आप तब तक नहीं लिख पाओगे जब तक आपको ये ऑर्डर पूरा का पूरा याद नहीं है, राइट। तो ये ऑर्डर याद करना ज़रूरी है। इसके अंदर चाहे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद ना भी करो, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, निबल, राइट। तो चलो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड है, और इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो मेमोरी के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रही हैं, बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं। आज की डेट में जो हम हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं या यूज़ करते आए हैं काफ़ी लंबे समय से, उनके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स की वजह से आज की डेट में एक नई चीज़ सामने आई है जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, राइट। तो आई वॉन्ट यू टू डू सम होमवर्क एंड आप पढ़ के आए ज़रा सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है और किस तरह से इसको आज के ज़माने में यूज़ किया जा रहा है, और कैसे ये हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर देगा बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में इसको ये रिप्लेस कर देगा। चलिए, विद दिस गाइज वी हैव फिनिश्ड अवर मेमोरी पार्ट। मेमोरी पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं आगे लेक्चर 2 में। अभी फिलहाल हमने हार्डवेयर पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, मेमोरी पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब हमने शुरू करना है सॉफ्टवेयर पार्ट, राइट। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो बेसिकली फ्रेंड्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेजेस इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन, राइट। जिस भी भाषा में कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखता है, उनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस बोल जाते हैं, राइट। एक भाषा है जिस भाषा के अंदर कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखना पड़ता है, राइट। अब ये 3 तरह की हैं टोटल। सबसे छोटी या सबसे पुरानी मशीन लैंग्वेज, उससे थोड़ी सी नई असेंबली लैंग्वेज, और सबसे नई और सबसे ज़्यादा यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। तो 3 तरह की हैं ये। सबसे पहले हमने बात करी मशीन लैंग्वेज, फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जिसमें बाइनरी फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में
बात करी जाती है कंप्यूटर के साथ। दिस इज बेसिकली मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कहने का मतलब कंप्यूटर को डायरेक्टली इसकी बात समझ में आ जाती है, कोई भी दिक्कत किसी की तरह की नहीं होती, राइट। इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए किसी तरह का कोई ट्रांसलेटर नहीं रखना पड़ता, कंप्यूटर की ही भाषा है ये बेसिकली। जिस भाषा में कंप्यूटर बात करता है उसको मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज तो आपको पता ही है, जिसके अंदर हम 0 और 1 यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें हम 0 से लेके 9 और A से लेके F तक यूज़ करते हैं, राइट। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, हेक्साडेसिमल लैंग्वेज। और इस पूरी लैंग्वेज को, जो बेसिक लैंग्वेज है, सबसे रूडिमेंट्री फॉर्म या सबसे पहली लैंग्वेज जो बनाई गई थी कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए, उसको क्या बोल देते हैं हम, मशीन लैंग्वेज, राइट। अब मशीन लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइनरी का अगर एग्जाम्पल लेता हूँ तो पूरा का पूरा प्रोग्राम 0 और 1 के बीच में लिखना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा कुछ अगर बोलूँ, राइट, इसका मतलब क्या है, सपोज करिए इसका मतलब है आप ऐड करिए 1 और 2 को, राइट, तो आंसर 3 आना चाहिए। बट ऐसे एक प्रोग्राम को लिखना फॉर अ स्मॉल थिंग लाइक एडिशन इज फाइन, एक प्रोग्रामर इस चीज़ को लिख सकता है। बट जब मैंने कोई बड़े काम करने हों, मुझे कुछ काम ऐसा चाहिए कि नहीं, सैटेलाइट की रोटेशन इस तरफ होनी चाहिए बिकॉज मैं एक टॉर्नेडो आने वाला है, मैं टॉर्नेडो को मॉनिटर करना चाहता हूँ, ऐसी अगर कोई चीज़ करनी हो और मैं बोलूँ आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है आप बाइनरी में लिखो, तो ये कम से कम 10 पेज का 010101 लिखा होगा। अब कितना भी बड़ा प्रोग्रामर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इसके अंदर गलती होने का स्कोप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं। इस वजह से हमारे लिए जो मशीन लैंग्वेज थी, छोटे मोटे काम करने के लिए तो ठीक थी, बट बड़े काम हम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आई, राइट। असेंबली लैंग्वेज एक रिफाइंड लैंग्वेज थी। इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ काम आने लग गई, जिसको हम बोलते हैं मेमोनिक कोड्स, राइट। तो मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक चीज़ है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के 3 वर्ड्स जो पहले हैं SUB, इसको हमने एक कोड बना दिया कि जब भी मैं सब लिखूंगा इसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, इतना कंप्यूटर अपने आप समझ जाए। वैसे ही हमने एडिशन का पहले 3 जो कैरेक्टर्स हैं ऐड लिख के ये बता दें कि जितनी बार मैं ऐड लिखूंगा कंप्यूटर अपने आप समझ जाए कि इसको अब ऐड करना है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं निमोनिक कोड्स, राइट। तो ये इंट्रोड्यूस करी गई असेंबली लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। 1950 के अंदर लगभग जब हम इससे मशीन लैंग्वेजेस से तंग आ चुके थे, तो आई हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस। इनको सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस भी बोला जाता है और एब्रीवेशन को निमोनिक कोड्स, राइट। इसलिए मैं ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा आसान था इनको याद करना और गलती का स्कोप भी कम था। तो ये स्टैंडर्डाइज थी और ईजियर टू यूज देन मशीन लैंग्वेजेस, राइट। दे ऑपरेट वेरी एफिशिएंटली, नॉट एज एफिशिएंट एज मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता था, बट इसको समझाने के लिए बीच में एक बंदा बिठाना पड़ता है। वो किसको बिठाना पड़ता है हम आगे चल के बात करते हैं, राइट। तीसरी तरह की लैंग्वेज आई उसके बाद, जब हमारा मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज भी हमें इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाई, इतनी एफिशिएंट नहीं लगी, तो हमने लेकर आए हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, मेमोनिक कोड्स को यूज़ करके हमने अपनी बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में बनाना शुरू कर दिया, राइट। बट हमें लगा कि नहीं, मेरे लिए अभी भी ये बहुत ज़्यादा टास्क है कि मैं कोड्स को बनाऊं, उसके बाद डेटा को प्रोग्रामिंग करूं। इसलिए हमने क्या सोचा कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है और जिसके अंदर मैं डायरेक्टली अपनी लैंग्वेज यूज़ करूँ, मतलब इंग्लिश यूज़ करूँ और इंग्लिश ही मेरा कंप्यूटर जो है समझ जाए। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं एज इट इज़, और कंप्यूटर को समझ में आती हैं वो सारी चीज़ें, राइट। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, राइट। हाई लेवल लैंग्वेजेस हेल्प द प्रोग्रामर्स की इससे बहुत हेल्प हुई, बिकॉज उनका टाइम बहुत बच गया। कहाँ पहले उनको 01 लिखना पड़ता था, फिर उसके कोड्स बनाने पड़ते थे, उसके बाद अब यहाँ सीधा इंग्लिश लिखते हैं और कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है। तो ऑब्वियसली प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। रिड्यूस द फर्दर द नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर के ऑपरेशंस आधे खत्म हो गए, एंड दे कुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द लॉजिक। तो अब आपका काम ये नहीं है कि आपने लिखना कैसे है, अब आपका काम ये बचा है कि आपका लॉजिक क्या है, आप करवाना क्या चाहते हो। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, सी प्लस प्लस, कोबल, फोर्ट्रान, एसक्यूएल। आज की डेट में से अगर कोई एग्जांपल लेना है तो पाइथन बहुत फेमस लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, तो वो क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो कोबल और फोर्ट्रान है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी। इसके ऊपर क्वेश्चन 1-2 बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो कोबल लैंग्वेज है बेसिकली वो स्पेसिफिकली बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी, कि जहाँ पे भी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है तो वहाँ पे कोबल यूज़ करी जाए। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पूछा हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि कोबल कौन सी ऐसी इन 4 लैंग्वेजेस में से वो लैंग्वेज है जो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। आंसर इज कोबल। अब वैसे ही फोर्ट्रान जो एक लैंग्वेज है, उसको क्यों बनाया गया था, फॉर
साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पजेज, राइट। तो क्लियरली ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस हैं, इनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ साइंटिफिक पर्पजेस के लिए हैं। जिस भी तरह का आप कुछ भी डेटा बनाना चाहते हो वो बन सकता है, राइट। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटे सा एक एक्सपेरिमेंट किया है। अभी मैं बोल रहा था आपको कि बहुत मुश्किल होता है बाइनरी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम को लिखना, कोई बड़ी चीज़ लिखना। अब मैंने क्या किया है, अपने ही नाम को, सिर्फ एक अपने नाम को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या लिखना पड़ेगा, अगर मुझे दीक्षांत लिखना है तो बाइनरी में मुझे क्या लिखना पड़ेगा वो यहाँ पे लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा जो ये नाम है ये 8 कैरेक्टर्स का है इंग्लिश में, बट अगर मुझे यही नाम बाइनरी में लिखना पड़े तो मुझे कम से कम 100 कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स the programmers were facing, and this is the reason why we switched on to assembly language and when we switched on to the high level languages. अब अगर बात करें मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, 0 और 1 में लिखते हैं, फिर हमने लो लेवल प्रोग्राम या असेंबली लैंग्वेज में शुरू कर दिए कोड्स लिखने, राइट। आप देखिए छोटे छोटे कोड्स, लोड लिख दिया यहाँ पे, डिवाइड को या DIV लिख दिया, राइट। अब उसके बाद जब इससे भी हमारा काम नहीं चला तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने प्रॉपर इंग्लिश लिखनी शुरू कर दी, राइट, विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन फोकस ऑन द लॉजिक। चलिए, अब एक तो होती है मशीन लैंग्वेज, वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आती है, इसलिए उसके लिए कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। बट जब भी हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की या बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो बीच में हमें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी बात जो है कंप्यूटर को समझा सके, बिकॉज कंप्यूटर को तो एंड ऑफ द डे मशीन लैंग्वेज ही समझ में आएगी, राइट। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वो एक तरह से चीज़ें, डिवाइसेस होते हैं या वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल असेंबलर इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच हेल्प्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड आवर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबलर, राइट। मशीन लैंग्वेज तो सबसे इजी थी, वो समझ में आती है, बट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है असेंबलर। अब वैसे ही कंपाइलर का क्या काम है, पॉइंट नंबर 2 इज कंपाइलर। दीज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज यूज्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस। कंपाइलर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, राइट। बट कंपाइलर का काम करने का तरीका और इंटरप्रेटर का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर का मतलब, अगर मैंने एक आपको पूरा आधे घंटे का लेक्चर दिया, अब पूरे आधे घंटे के लेक्चर को पूरा एक साथ ही कन्वर्ट करके एक बार में जो है कंप्यूटर को बताएगा, राइट। पूरी चीज़ को कंपाइल करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर बताएगा। बट इंटरप्रेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स विच डज द सेम थिंग। ये भी सेम ही चीज़ करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, बट इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है काम करने के तरीके में, ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन। पूरी की पूरी चीज़ को एक साथ नहीं कंपाइल करके कन्वर्ट करेगा, एक लाइन बोली जैसे ही उस लाइन को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता देगा, दूसरी लाइन कन्वर्ट करके बता देगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, राइट। तो इसका सिर्फ एक काम करने का तरीका डिफरेंट है, अदरवाइज दोनों का काम एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूजन होगी तो ये पूरी जो स्लाइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपको PPT में मिल जाएंगी, आपकी PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, आपके टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। तो आपने ये अच्छे से पढ़ना है और कन्फ्यूजन को अवॉइड करना है। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी तक हमने बात करी थी लैंग्वेजेस के बारे में, बिकॉज लैंग्वेजेस से ही सॉफ्टवेयर बनते हैं। बट अब मैं आपसे पूछता हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन दूं आपको सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। देखिए, लैंग्वेजेस को मिला के आपने प्रोग्राम्स लिखने शुरू कर दिए, राइट। प्रोग्राम्स लिखने शुरू कर दिए, अब जब उन प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बनेगा, एक सॉफ्टवेयर, राइट। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर बनता है। एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से काम करवाता है, उसको बताता है कि कैसे क्या करना है, क्या चीज़ हमने उससे करवानी है। ये हम किसकी मदद से करवा पाते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से। बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है ये, आज की डेट में बहुत ही बड़ी बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है ये। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसका रेवेन्यू है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया के हर एक कोने में अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बनती गई है, राइट। इट इज़ अ सेट ऑफ एनी मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस
दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, राइट। सिंपल ही चीज़ है, इसको बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गाइड्स द हार्डवेयर। अब इसके दो चीज़ें हैं, देखिए सॉफ्टवेयर का एक तो काम है कि हमने कोई काम कंप्यूटर से करवाना है, वो भी हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करवाते हैं। अगर हमने किसी हार्डवेयर को भी कंप्यूटर के साथ अटैच करके चलाना है तो भी उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, आज से आप 15-20 साल पहले जाइए, तो आप ये बताइए मुझे, जब आप 15-20 साल पहले अपने कंप्यूटर के सीपीयू के साथ एक माउस को कनेक्ट करते थे, तो माउस के साथ एक छोटी सी सीडी आती थी जिसके अंदर उसके ड्राइवर्स होते थे, तो आपको अलग से ड्राइवर्स को लोड करना पड़ता था, राइट। वो क्यों करना पड़ता था? वो तो एक हार्डवेयर था। हार्डवेयर को भी यूज़ करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। ये रिक्वायरमेंट है हमारी। तो इसके बिना अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर भी काम नहीं करता, राइट। इसलिए यहाँ पे ये लाइन मेंशन्ड है कि इट गाइड्स द हार्डवेयर एंड टेल्स हाउ टू अकम्प्लिश ईच टास्क, राइट। ये लाइन इसलिए यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड, राइट। कुछ होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं रैम और रोम की या प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की, तो काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ दैट सॉफ्टवेयर जिसको जो पीसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूरी होती है। बट एज एन एंड यूज़र आपकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, राइट। बिल्कुल बेसिक एक क्लैरिटी आपको रखनी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अभी जो हमने बात करी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, वो एग्जैक्ट चीज़ लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। जो हमने अभी किया है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर। दे आर पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा तीसरे टाइप होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये हो जाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से हमने करनी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली फ्रेंड्स क्या चीज़ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम 2 से 2 मिनट इसके ऊपर स्पेंड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 2 चीज़ें कर रहा है। देखिए आप, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करने में आपकी हेल्प कर रहा है, दूसरी चीज़ क्या कर रहा है? बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तीसरी चीज़ क्या कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको टू रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको ये याद रखने हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं फाइनली एग्जाम्स में, राइट। तो सबसे बेसिक जो फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर को, वो प्रोवाइड करता है उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। एफिशिएंसी कैसे इन्हांस हो रही है? मैं आपको एक छोटा सा फटाफट से एग्जांपल देता हूँ। हार्डवेयर यूटिलाइजेशन कैसे होती है? आप कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो आपका एक प्रिंटर जो है वो 4-5 लोगों को केटर कर रहा होता है, राइट। वो 4-5 लोगों की रिक्वायरमेंट्स को केटर कर रहा होता है। 4-5 लोग एक ही प्रिंटर के ऊपर कमांड दे रहे होते हैं और एक ही प्रिंटर से अपना प्रिंट आउट्स ले रहे होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऐसा इसके अंदर लोड करते हैं कि मैक्सिमम यूजर्स तक ये पहुंचा देता है। तो ऐसे ही ये हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी लेकर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कंप्यूटर्स को सिंपल बना देता है यूज करने के लिए। कैसे सिंपल बनाता है अभी आगे चल के हम बात करेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, राइट। अब 3 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बात करनी है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। आपकी विंडोज़, या आपके पास अगर एक विंडोज़ का कंप्यूटर है तो वो आपका विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास फ़ोन है जो एंड्रॉयड बेस्ड है तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल के फ़ोन के अंदर कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक। अगर लैपटॉप है तो मैक, नहीं तो iOS, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, जैसे कि आपके एंटीवायरस, AVG है, कैस्परस्काई है, अवास्ट है, नॉर्टन है, मैकेफे है, राइट। ये सारी क्या हैं? क्विक हील। ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं,
राइट। तो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, किस तरह के क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ना हो या कंप्यूटर के अंदर ना चल रहा हो तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ये शेड्यूलिंग करता है, मल्टीपल चीज़ें करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आप कह सकते हैं बिल्कुल ही ये ऑलराउंडर है और हर जगह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम ये करता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की मेंटेनेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अच्छे तरह से काम करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ है। नेटवर्किंग आपके कंप्यूटर की अच्छी से हो जाए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ है। डिवाइस के ड्राइवर्स हो गए, फाइल सिस्टम हो गया, मेमोरी को मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस की मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, इन सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है, इंपॉर्टेंट है और इसके बिना काम नहीं चलता। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा विंडोज़ है या हमारा iOS है या मैक है या एंड्रॉयड है, ये दो तरह से काम कर सकता है। दो तरह के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। पहला ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। देखिए, पहले जब पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स अभी आए थे दुनिया में, उस टाइम पे हम कमांड लाइन इंटरफेसेस की हेल्प से काम करते थे। कमांड लाइन इंटरफेस, जैसा कि आपको कहीं ना कहीं शायद दिख रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी विंडोज़ नहीं होती थी, कोई भी आपको फाइल दिखती नहीं थी सामने पड़ी कि ये इमेज मुझे दिख रही है, मूवी का थंबनेल नहीं दिखता था, आपको किसी भी तरह की कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखती थी, आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। एक बिल्कुल सी पे, जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट अगर करते हो कभी अपने कंप्यूटर में चलाओगे तो आपको दिखेगा कि एक सामने चीज़ लिखी हुई है C/, ये आपको कुछ भी देखना है तो आपको टाइप करके ही देखना पड़ेगा, आप कर्सर नहीं यूज़ कर सकते, राइट। सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से काम चलता था, राइट। उस तरह की कंप्यूटिंग को या उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस। बट आज के ज़माने में सब कुछ ग्राफिकल हो चुका है। आज के ज़माने में आपका माउस जो है आप अच्छे से मूव करते हो, आपके जो आइकन्स हैं वो बड़े अच्छे से दिखते हैं, आपको कलरफुल आइकन्स हैं, अलग अलग चीज़ें, VLC का आपको अलग से वो दिख जाता है आइकन बना हुआ, आप आइकन से ही अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहचान सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आई तो इसको बोला गया ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आज के ज़माने में इट इज़ द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ इंटरफेस, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सारे हैं और दुनिया में बहुत सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर्स की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है विंडोज़, राइट। विंडोज़ इज़ द मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे पहली विंडोज़ आई थी 1985 में, जिसको बोला गया था विंडोज़ 1। फिर 1992 में आई 3.1 विंडोज़। फिर 1995 में एक और आई, सॉरी ये 1985 है, आई थिंक मैंने 1995 बोला इसको। 95 विंडोज़ आई 95 में, फिर XP आई, फिर विस्ता आई, फिर विंडोज़ 7 आई, फिर विंडोज़ 8 आई 2012 में, और आज की डेट में हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10, जो कि अभी रिसेंटली 2015 में आई थी, 5 साल पहले। फॉर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है दुनिया भर में, इसलिए मैंने आपको कितनी विंडोज़ आज तक आई हैं उसका सबका डिटेल यहाँ पे दी है। इसके अलावा मैक OS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइनक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है। अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल्स के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं या बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मोबाइल की बात करें अगर हम, तो एंड्रॉयड यूज़र्स 68.39% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है एंड्रॉयड यूज़र है, 68%। उसके अलावा iOS यूज़ करने वाले जो अमीर लोग हैं, आप कह सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इसको जोक फॉर्म में लिया जाता है या हंसी की फॉर्म में, तो 30.56% लोग ऐसे होते हैं iOS जो यूज़ कर रहे हैं इस दुनिया में। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर देता हूँ तो लगभग 99% जो लोग हैं वो दो ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रही है, या एंड्रॉयड या iOS। इसके अलावा जो विंडोज़ फ़ोन है इसकी कोई भी मार्केट अब नहीं बची है, सीरीज़ 40 की मार्केट कुछ नहीं बची है, या रिम की मार्केट कुछ नहीं बची है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड और iOS ही हैं। तो अब आप इमेजिन करिए कि जब हम बोलते हैं कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है, तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 68% पूरी दुनिया का सारा डेटा जो है वो गूगल के पास है, क्योंकि गूगल इज़ द ओनर ऑफ एंड्रॉयड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद लैंग्वेज प्रोसेसर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक काम करते हैं। वो काम क्या होता है? मेंटेनेंस। जब भी हमें कोई भी मेंटेनेंस का काम करना होता है तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं।
कैसे मेंटेनेंस, अगर हमने कोई डेटा डिलीट करना है, अगर हमने डिस्क को क्लीन करना है या डीफ्रैगमेंट करना है, अगर हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, या हमने एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है, या इंक्रिप्शन करनी है, या डिस्क्रिप्शन करनी है, या हमने सिस्टम को क्लीन अप करना है, तो ये सारी मेंटेन करने की जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। और ये काम क्या करती है, मेंटेनेंस का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मेंटेनेंस से रिलेटेड है। सच प्रोग्राम्स आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जितनी भी ये चीज़ें हैं, डिलीटिंग डेटा, या आपने कभी सुना है कि डिलीट करने के लिए डेटा मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका जो मैन्युफैक्चरर है वही आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करूँगा। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एंड यूज़र प्रोग्राम होते हैं। एंड यूज़र प्रोग्राम मतलब आपके लिए और मेरे लिए, एंड यूज़र के लिए बनाए गए हैं। एंड एंड यूज़र प्रोग्राम के लिए भी ये दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस, राइट। अब जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होती हैं? पहली बात, एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? फेसबुक इज़ एन एप्लीकेशन, राइट। ट्विटर इज़ एन एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, पबजी एक गेम, एक एप्लीकेशन है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। यूट्यूब इज़ एन एप्लीकेशन, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, राइट। स्काइप एक एप्लीकेशन है, इसके अलावा CNN न्यूज़ ये एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशंस का पर्पस क्या है? ये जनरल पर्पस है, आप मैं कोई भी चाहे तो इनको कभी भी यूज़ कर सकता है। बट इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, राइट। वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाई जाती हैं। कल को आप मैं चाहें तो हमारे लिए शायद उनका कभी कोई यूज़ ना हो, हम कभी उनको यूज़ ही ना कर पाएँ। क्यों ना कर पाएँ? क्योंकि वो डिज़ाइन और डेवलप करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर। कहने का मतलब, अगर आपका एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के लिए आपने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया कि मुझे पता चल जाए कितने बेड्स मेरे लगे हुए हैं, कितने कब खाली होंगे, कितने लोग ICU में हैं, कितने लोगों को वेंटिलेटर चाहिए, तो ये डेटा को मैनेज करने के लिए आपने अलग से एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया। वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा। अब उसको कल को आप अगर कहीं पर डाल भी देते हो या कहीं पर डाउनलोड करने की ऑप्शन दे भी देते हो, तो मैं कभी उसका यूज़ नहीं कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि मैं यूज़ ही क्यों करूँगा जब मैं एक हॉस्पिटल का ओनर ही नहीं हूँ। फॉर दैट मैटर, अगर आप अकाउंटिंग के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं या कोई लाइब्रेरी के लिए उसकी मैनेजमेंट के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, है ना। तो इन ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोल देते हैं हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कवर्ड टुडेज एजेंडा। आज का एजेंडा जो है वो कवर हो चुका है। सबसे पहले हमने बात करी मेमोरी स्टोरेज के बारे में, फिर हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस डिस्कस करी, तीनों लैंग्वेजेस के बाद उसकी डेफिनेशन और टाइप्स, फिर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस किया। तो हर लेक्चर की तरह अब हम कुछ 6 से 7 कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पिक द ऑड वन आउट। चारों में से कोई एक ऑड वन आउट आपने पिक करना है। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क और बायोस। तो आंसर इज बायोस। आपको बोला है एक ऑड वन आउट पिक करना है। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। मैंने बहुत बार रिपीट किया है ये पॉइंट कि बायोस एक सॉफ्टवेयर है या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो दिस इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम। रैम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है? राइट करती है बिल्कुल, रीड करती है बिल्कुल। तो ये दोनों अलग से तो ऑप्शन नहीं हो सकते। आंसर इज रीड एंड राइट। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रैम इज प्राइमरी, मुझे इतना याद है, राइट। डायोड और सेमीकंडक्टर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, बट मुझे इतना पक्का पता है कि हार्ड डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो आंसर इज A, राइट। इनको आपने ज़्यादा सोचना नहीं है जब आपको आंसर ही क्लियरली पता चल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। पावर ऑफ हो गई उसके बाद भी डेटा जो है स्टोर्ड रहे, वो कौन सी तरह की स्टोरेज होती है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल। आंसर इज नॉन वोलेटाइल। डेटा हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अ परमानेंट मेमोरी विच हॉल्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप ऑफ द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। कौन सी परमानेंट मेमोरी ऐसी है जो डेटा हमेशा रखती है, उसके अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस रहती हैं? आंसर इज रोम। CPU नॉट, इनकरेक्ट। इंटरफेस कार्ड की ऐसी हमने कुछ पूरे दिन में बात ही नहीं करी आज के लेक्चर में। रैम करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। तो आंसर इज D, रोम। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड। मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि हमने बात करी थी कि ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, एक के बाद
एक डेटा को ही पढ़ सकते हैं, अगर डायरेक्टली तीसरा डेटा पढ़ना है तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये प्रैक्टिकली इतनी अच्छी नहीं है। चलिए लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस 7, 8, 9 फटाफट से आंसर करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निमोनिक कोड्स एंड मशीन कोड्स? चलिए पहला, देयर इज नो डिफरेंस, नहीं डिफरेंस तो जरूर है, राइट। मशीन कोड्स आर बाइनरी, निमोनिक कोड्स आर शॉर्ट हैंड इंग्लिश। सबसे पहला सवाल मैं एक और करता हूं, निमोनिक कोड्स कौन सी लैंग्वेज में यूज हुए थे? असेंबली लैंग्वेज में, है ना। मशीन लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज आई थी उसमें यूज हुए थे, तो आंसर इज बी, मशीन कोड्स आर बाइनरी, निमोनिक कोड्स आर शॉर्ट हैंड इंग्लिश। चलिए अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज स्पेसिफिकली यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस? हमने दो लैंग्वेजेस ऐसी आज डिस्कस करी थी जिसमें हमने बोला था कि ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए है और ये इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, तो आंसर इज डी, फोर्ट्रान, राइट। आई होप आपको ये चीजें याद रह रही होंगी और आप भी आंसर खुद से कर पा रहे होंगे। चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन, विच यूजर इंटरफेस इज अ फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स एंड विजुअल इंडिकेटर्स? हमने बात करी थी दो तरह के इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन और ग्राफिक लाइन, तो यहाँ पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस की बात हो रही है, ग्राफिक आइकन्स, तो आंसर इज बी, राइट। तो गाइज ये हो गया आज का पार्ट जो हमने कवर किया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं आप कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक एब्रीवेशंस की भी आपको लिस्ट दूंगा, आज या कल सुबह तक आपके टेलीग्राम ग्रुप में वो आ जाएगी, तो आपने वो भी अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है, पढ़ना है। अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी क्वेश्चंस डालूंगा, तो आई वॉन्ट यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कोई भी डाउट्स हैं आपके तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।